नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एज यूजुअल सुबह के वीडियो में भी मैंने बात की थी कि क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए सदन में रुकेगी, और उसमें मैंने कहा था कि आज कांग्रेस पार्टी फिर जो है वो कुत्ते की तरह दुम दबा के भागेगी। अब कुत्ते की दुम की कहानी तो आपको पता ही होगा। जब कुत्ता, क्योंकि कुत्ते में दो तरीके से भागता है, एक जब वो किसी को काटने के लिए दौड़ता है तो आपने देखा होगा उसकी पूंछ जो है वो ऊपर उठी हुई होती है, लेकिन जब कुत्ता खुद डरा हुआ सहमा हुआ हो तो वो अपने दोनों टांगों के बीच में पूंछ को दबाकर फिर भागता है। तो आज वर्तमान की अगर हम बात करें, आज की नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। और जिस तरीके से जो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कागज के जो शेर बनते हैं, अब सवाल यह उठता है कि किस डर की वजह से वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो कल लोकसभा में एक रणनीति बनाई गई जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि मोदी अगर बोलेगा तो फिर वो रुकेगा नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को घेर लिया गया विपक्ष की महिला सांसदों के द्वारा, और आज उसके ऊपर आप अगर देखोगे तो लोकसभा स्पीकर ने एक बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की कि उन्होंने पीएम को आने से मना कर दिया था क्योंकि ऐसी किसी अप्रत्याशित घटना का उनको अंदेशा था। तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो जाता है, और जब यह मामला गंभीर हो जाता है तो फिर हमें उस फर्क को भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिस फर्क की हमेशा बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में क्या फर्क है। तो कांग्रेस पार्टी जो अपनी मोहब्बत की दुकान चलाती है, उसके हर पेज के ऊपर, हर पुर्जे में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है, और यह साफ तौर से दिखाई देता है। और आज के नरेंद्र मोदी के भाषण को अगर हम डिकोड करने का प्रयास करें तो पहला हो सकता है कि शायद सुनने वालों को ज्यादा मजा आता अगर कांग्रेस पार्टी के बूढ़े शेर और कागज के जो शेर थे वो राज्यसभा में रुकते, लेकिन वो राज्यसभा से भाग गए। इसलिए जो चुटकियां लेने का या नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है वो देखने से आज देश वंचित रह गया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में लग रहा था लोगों को कि शायद वो आवेश में आकर बोलेंगे, लेकिन नहीं, एक बार फिर बड़े ही चालाकी के साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने शब्दों का चयन किया, एक तरीके से विपक्ष को धराशायी कर दिया, और एक बार फिर वो किसी व्यक्ति विशेष या हम कहें कि किसी और तरफ भटकने के बजाय पहले के मुकाबले आज आपने देखा होगा कि आज भी वो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपने विजन की क्लैरिटी के ऊपर बोल रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी को आप थोड़ा सा देखिए, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए, या हम कहें कि उनका जो भाषण, उनकी नारेबाजी जो है वो नरेंद्र मोदी के आसपास पटकती है व्यक्तिगत तौर पर। तो नरेंद्र मोदी का सीधे तौर पर, क्योंकि आज की स्थिति में अगर हम देखें, जब कोई पूछता है या कोई आकलन करता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हारती क्यों है और लगातार वो हारती क्यों चली जा रही है, तो इसका सीधा सा जो जिसको हम कहें कि जवाब है वो ये होगा कि जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, भले ही वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो, जब वो जनता के सामने जाते हैं, किसी भी रैली में आप देखिए, तो जनता को देने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास विजन का अभाव है। तो वो रैलियों में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना और उसी को मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि इसके उलट आज देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम तरीके की, उन्होंने विकसित भारत को लेकर जिस तरीके से देश को आगे बढ़ना चाहिए उन सब की चर्चा की। अब यहां पर हो सकता है आपके मन में और मेरे मन में कुछ विवाद हो, तो विवाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चीजें पहले बोली थी जो अब तक पूरी नहीं हुई, और सहमति बन सकती है कि यह चीजें पूरी हो गई। लेकिन मुद्दा यह होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को एक बार फिर विजन दिखाया।
अब हम आते हैं इस पूरे भाषण की डिकोडिंग पर। तो धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति महोदय क्या, या हम कहें कि महोदया के जो धन्यवाद प्रस्ताव था, उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से विकसित भारत से और एक तरीके से गति का एहसास वाली जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, क्योंकि उन्होंने आपको पता होगा एक चीज बोली थी कि पहले मिस द बस बोला जाता था इंडिया के लिए, और अब उस बस को पकड़ने के लिए वो ये सोचते हैं कि वो लेट तो नहीं हो जाएंगे। और फिर हम उनके अगर आगे के अंश को हम देखते हैं तो उन्होंने जिस तरीके से आज ममता बनर्जी की पार्टी का, क्योंकि उस भाषण में चुनावी राज्यों की भूमिका भी देखने को मिली, तो टीएमसी का जिक्र किया, और टीएमसी का जब जिक्र किया तो उन्होंने सीधे तौर पर निर्मम सरकार कहा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तानाशाह के नारे लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, जब वो आए थे तब आप उसके विजुअल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको लगातार ममता सरकार उनकी एजेंसियों को, सरकार जो केंद्र सरकार की एजेंसियां है उनको, और लगातार जो है वो हरकत करती है उकसावे के लिए कि नरेंद्र मोदी कुछ एक्शन लेंगे मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। अब आप इसको कमजोरी कहिए या संयम कहिए या धैर्य कहिए, लेकिन अंततः जीत किसकी होती है आप समझ सकते हैं। तो निर्मम सरकार क्यों कहा? आपने देखा ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में क्या कर रही है, और उसका सबसे बड़ा एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया घुसपैठियों का, और घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वक्त संसद को लेकर हम जो है वो चर्चा कर रहे थे, इसलिए उस तरफ हम जो है वो टाइम नहीं निकाल पाए। ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट में जिन 35 लाख वोटरों की और 3.5 करोड़ वोटरों की बात की गई, वो वोटर कौन से थे, उसके ऊपर क्या संदिग्धता है, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो वो एक्चुअल में जो माजरा है, जो संदिग्ध जो वोटर आईडी कार्ड है, वो है जिनके पिताजी की उम्र में सिर्फ 15 साल और दादाजी के 40 साल। तो अगर किसी व्यक्ति का दादाजी अगर 40 साल का है, तो अगर उसका बच्चा 15 साल का भी हुआ होगा तो उसके बच्चे की उम्र होगी 25 साल, और अगर उसके भी 15 साल का अगर कोई बच्चा हुआ होगा तो फिर उसके बच्चे की 10 साल उम्र होगी। तो आप सोचकर देखिए वो वोटर कैसे बन गया। और एक ही बाप के कई बच्चे, तो आपको उनके ऊपर गौर करना चाहिए। कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर विस्तार से हम एक वीडियो में चर्चा करें। तो ये टीएमसी के कल्याण बनर्जी की हरकतें, क्योंकि मैं उनको सीधे तौर पर बंदर छाप कहता हूं, और जो ये कहते हैं कि इन्होंने जो है वो मजाक उड़ाया विपक्ष का, तो आप सोचकर देखिए, ये वही कल्याण बनर्जी है जो सदन में, या हम कहें कि राज्यसभा के उपसभापति सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कैसे की थी, और वही एलओपी राहुल गांधी जिन्होंने उसका वीडियो बनाया। तो क्या एलओपी को ऐसी हरकतें करनी चाहिए क्या, जो आज आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और फिर उन्होंने इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से शराब में डूब गई, और फिर उसके बाद में शीश महल की भी चर्चा की, तो एक तरीके से कटाक्ष किया आम आदमी पार्टी के ऊपर। उस कटाक्ष का कारण है संजय सिंह, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से, और राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है। तो आम आदमी पार्टी पीछे नहीं रह जाए, इसलिए आम आदमी पार्टी 2 कदम जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में जिस सदन में संजय सिंह बैठते थे, और आप देखिए कि संजय सिंह भी आज फरार होकर चले गए, वो भी नहीं रुके। तो कहना, और जब मैदान में कोई आता है तो असली शेर वो होता है जो मैदान में डटा रहता है, वो नहीं होता कि जो चैलेंज करके सामने वाले को देखकर उससे पहले ही जो है वो फरार हो जाए। फिर उसके बाद में अगर हम आते हैं तो फिर इन्होंने एक तरीके से, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को ज्यादा टारगेट किया। उन्होंने आज नेहरू की भी बात की, उन्होंने आज इंदिरा गांधी की भी बात की। हम उसमें नहीं जाएंगे कि निशिकांत दुबे ने क्या किया, लेकिन जिस तरीके से परियोजनाओं का या अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन किया और हिमाचल प्रदेश का जो उदाहरण दिया, उससे आप समझ सकते हैं
कि कांग्रेस पार्टी का जो समय था और उसमें आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है। तो वो अपनी ही योजनाओं को धरातल पर एग्जीक्यूट करने में नाकामयाब होती दिखाई देती थी, और ये खुद कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्रियों के वक्तव्य सदन में जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो उस बहाने घेरने का पूरा प्रयास किया। और फिर उसके बाद में उन्होंने बात की आबादी वाली, वो तो आपने सुनी, लेकिन इसके साथ में जब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का जब अपमान होता है, आप उसको छोड़िए, उन्होंने जिस तरीके से जोड़ा आदिवासी समाज के साथ, और आदिवासी समाज के साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, धन्यवाद प्रस्ताव आना था, और उसका बाइकआउट उसको नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए राहुल गांधी ने, आप याद करिए, जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी तो कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रपत्नी कहा था, और जब दबाव बढ़ा तो फिर उसके बाद में तो इसको सीधे तौर से आदिवासी समाज के साथ जोड़ दिया। फिर उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से सिखों के साथ जोड़ा, क्योंकि कल की जो घटना हुई, राहुल गांधी ने जो सेल्फ गोल किया और रवनीत बिट्टू को गद्दार कह दिया। तो रवनीत बिट्टू को गद्दार कहने का अधिकार क्या था कांग्रेस पार्टी को? सिर्फ इसलिए कि रवनीत बिट्टू ने दल बदल लिया। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो रवनीत सिंह बिट्टू पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चल गए, इसलिए गांधी परिवार के गद्दार हो गए। तो आप सोचकर देखिए, शरद पवार, ममता बनर्जी, जिन्होंने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी तोड़ दी और एक नई पार्टी बना ली, फिर उनके लिए कांग्रेस पार्टी क्या शब्द इस्तेमाल करेगी, लेकिन उनके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ गद्दारों वाली राजनीति नहीं, ये परिवार की राजनीति है। सिर्फ गांधी परिवार को बचाना है, और ये कुछ समय से जो है वो चलता रहा है कि इकोसिस्टम पूरे गांधी परिवार को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है, क्योंकि अब राजनीति में इस परिवार का अस्तित्व जो है वो खतरे में साफ तौर से दिखाई देता है। तो आप सोचकर देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू, फिर खालिस्तान, फिर आतंकवादी हमला, और फिर उसके बाद में पंजाब में भी चुनाव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हिसाब से इसका जो है वो चयन किया, इसका जवाब भी दिया। और फिर उसके बाद में उन्होंने बात की, राहुल गांधी अब तक जो है वो अबोध बालक या पप्पू कहा जाते थे, तो आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सातिर दिमाग, और सातिर दिमाग का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि कुछ दिनों से राहुल गांधी इस कदर तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में है, हार की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ भड़काने का प्रयास करते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करने का, ताकि उससे लोगों में यह हो कि हां, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी कुछ गलत कर रहे हैं, और उसके बहाने उनको रास्ता मिल जाए, इसलिए सातिर दिमाग कहा। और राहुल गांधी उसी रास्ते पर भी है। तो मोहब्बत की दुकान की किस तरीके से पोल खोली कि इस मोहब्बत की दुकान में नफरत की दुकान के बीज बोए जाते हैं, और हर बार जो है वो नरेंद्र मोदी की कब्र खोदी जाती है। तो आखिर अब सवाल यही होता है कि राहुल गांधी कब तक जो है वो नरेंद्र मोदी की कब्र के भरोसे राजनीति करते रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यह तो समझ में आ गया कि जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक वो जीत नहीं सकते, जब नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे तो शायद उनको जो है वो कुछ मौका मिल सकता है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की मौत की कामना की जाती है। तो ओवरऑल हम इसके ऊपर जो है वो दोबारा से वीडियो बनाएंगे कि इसमें कौन जीता, कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, वो एक अलग विषय होगा, हम विस्तार से इसका कंपैरिजन करेंगे। लेकिन आज की जो स्थिति थी, एक मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त भगोड़ा घोषित हो चुकी है। और जिस तरीके से वो भागे, अगर वो संसद में डटे भी रहते, सदन में हो हल्ला करते भी रहते, तो ये मैसेज आता कि कांग्रेस पार्टी ने मुकाबला किया। लेकिन मैसेज क्या गया कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती है, जब मोदी सामने आते हैं तो 2 कदम नहीं, वो मैदान छोड़कर उल्टे पैर भाग जाती है। और आज वही हुआ। इसके अलावा भी सदन में बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उनका हम जो है वो कल पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे टीएमसी की। इस वक्त जिस तरीके से हम कहें कि संयोजक ममता बनर्जी, पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, और इस वक्त ममता बनर्जी के हालात क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।